धान की नर्सरी खेत में तैयार खड़ी है। किसान मानसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान भाई जिनके पास ट्यूबवेल आदि की व्यवस्था है वो ट्यूबवेल से पानी भर करके खेत तैयार करके और धान की रोपाई करना चालू कर दिया है। रोपाई करने के 25 दिन के भीतर भीतर एक ऐसा ज़रूरी काम है, अगर आप नहीं करते हो इस काम को तो आपकी फसल खराब हो सकती है। तो ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। धान रोपाई के कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि पौधा जो है जो हरा होता है वो धीरे धीरे पीला होना चालू हो जाता है। खास तौर से यदि मानसूनी बारिश होती है, धूप मतलब नॉर्मल निकलती है और मौसम में थोड़ा मॉइस्चर बना रहता है तो इस पीलेपन की समस्या आपको कम देखने को मिलती है। लेकिन इतनी धूप में अगर आप रोपाई करते हो तो ये पीलापन आपको ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो इस पीलेपन की समस्या से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि जब आप धान के पौधे को उखाड़ करके दूसरे खेत में रोपाई करते हो तो रोपाई करने के बाद जो तेज धूप होती है वो तो अपना काम कर रही है और जड़ों का जो फुटाव होता है उसमें 3 से 5 दिन का टाइम लग जाता है। जब नई जड़ निकलेगी, निकलने के बाद वो मिट्टी में अंदर तक जाएगी। जो मिट्टी में आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे तत्व दिए हैं जब तक लेगी तब से 8 से 10 दिन का टाइम निकल जाता। ऐसे में जो भोजन की कमी पौधे को होती है तो जो भोजन बनाने की प्रोसेस है वो नहीं कर पाता है और पौधा अपने अंदर जो उसके अंदर पोषक तत्व हैं उसी से काम चलाता है। तो पौधे का पीला पड़ना एक जेन्युइन कारण होता है, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब 20 दिन के ऊपर का टाइम जाता है तब आप देखते हो कि पौधे में अगर पीलापन आता है तो पौधे की यदि नॉर्मल पत्तियां नीचे की पीली पड़ रही हैं तो आपको उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पूरा पौधा यदि पीला पड़ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें एक बहुत ज़रूरी जो धान के लिए तत्व होता है उसकी कमी हो गई है। अगर आप इसको सही टाइम पर नहीं डालते हो तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो मैं तो दोस्तों यही कहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण तत्व को आप पहले से ही डाल दो, क्योंकि ये धान के लिए ज़रूरी होता है। अगर इसके लक्षण दिखाई पड़ेंगे, लक्षण दिखाई पड़ने के बाद में अगर आप इस तत्व को डालोगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पौधे में किसी भी तत्व की अगर कमी हो जाती है तो उसको वो पहले मिट्टी से लेने की कोशिश करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भोजन बना करके पूरा करने की कोशिश करता है। तब जा कर के अगर नहीं मिलता है तो जो पौधे के अंदर मौजूद उस तत्व का जो भी मात्रा है उससे वो पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए पौधा एक तरह की फाइट करता है अपने ही अंदर। लेकिन जब वो तत्व नहीं मिल पाता है तो उसके लक्षण दिखाई पड़ना चालू हो जाते हैं, जो एक लंबी प्रक्रिया के बाद आपको उसके लक्षण पौधे में दिखाई पड़ते हैं। लक्षण दिखाई पड़ने के बाद में जब आप उस तत्व की पूर्ति करते हो तो उसके बाद उसको मिलने में भी पौधे में लगभग 3 से 5 दिन का वक्त लग जाता है, जिसके बाद वो पौधे को धीरे धीरे उस स्टेज में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन वैसे प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लगता है, जिसके कारण उस स्टेज में पौधा बाद में पहुंच भी नहीं पाता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि तत्व की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि बाद में आप तत्वों को पूरा करते हैं तब भी पौधा खराब हो जाता है और ख़राब हो जाने पर फसल आपकी बर्बाद हो जाती है या पैदावार उतनी नहीं मिल पाती है। उस स्टेज की ग्रोथ और विकास नहीं हो पाता है जो आप चाहते हो। तो दोस्तों जिस तत्व के बारे में बात कर रहे हैं शायद आप में से बहुत से किसान भाई समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने ज़रूरी तत्व बता दिया है धान के लिए। बहुत से किसान भाई नहीं समझे होंगे। देखिए 2 प्रकार के आज भी किसान भाई मौजूद है हमारे देश में। एक जो सही समय पर सही तत्वों को पूरा करते हैं। कुछ किसान भाई लक्षणों की कमी का इंतजार करते हैं, उसके बाद जब उस चीज़ की कमी हो जाती तब सोचते हैं कि हम को इसमें डालना चाहिए। तो वैसी कंडीशन में फसल खराब होती है और उस अवस्था में वापस नहीं आ पाती है, जिसके कारण पैदावार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आप देखते हो कि लगभग 25 दिन के बाद से अगर आपके धान में यूरिया डालने के बाद पौधा पीला पड़ना चालू हो जाता है तो उसका कारण हो सकता है कि पौधा पूरा अगर आपको पीला दिखाई पड़ता है तो हो सकता है कि उसमें जिंक की कमी हो, और जिंक की कमी से खैरा रोग लगता है। खैरा रोग अगर लग जाता है तो पौधा गुच्छे नमा हो जाता है, नए जो कल्लों का फुटाव होता है उसकी ग्रोथ और विकास नहीं हो पाती है, पौधा झाड़ी नुमा हो जाता है और पौधा कमज़ोर हो जाता है। अगर हम इस
कमी में जिंक को स्प्रे करके पूरा करें तो उसमें भी 3 से 5 दिन का टाइम लग जाता है और दोबारा फिर से स्प्रे करना पड़ेगा। और जिंक अगर हम स्प्रे करके देते हैं तो वो एक निश्चित टाइम के बाद फिर से जिंक की कमी हो जाती है, यानी जिंक कुछ टाइम तक पौधे को मिलती है, उसके बाद वो नहीं मिलती है। लेकिन अगर इस अवस्था में हम मिट्टी में जिंक को डाल करके देते हैं तो 8 से 15 दिन का टाइम लग जाता है, जब पौधे में जिंक मिलना चालू होगी, पहुंचना चालू होगी। तो ऐसे में पौधा और कमज़ोर होता चला जाता है और फिर से उस स्टेज में नहीं पहुंच सकता है जिस स्टेज में पौधे का ग्रोथ और विकास होना चाहिए, चाहे हम स्प्रे करके डालें या मिट्टी में डाल करके जिंक को पूरा करें। तो इससे बेहतर दोस्तों, जो रोपाई आप कर रहे हो, चाहो तो आप रोपाई के टाइम जिंक डाल सकते हो या 25 दिन के अंदर जब आप टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको जिंक जरूर डाल देना चाहिए। बहुत से किसान भाई तरह तरह की दूसरी भ्रांतियों में पड़ जाते हैं और जिंक को नहीं डालते हैं, जिसके कारण फसल पर और बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जो धान के लिए तत्व है जिंक, इसको आपको अपने धान में तो जरूर डाल देना चाहिए। अब एक चीज और फायदा होता है, अगर आप जिंक को मिट्टी में डालते हो तो मिट्टी में डाल करके अगर जिंक को पूरा करते हो तो मिट्टी में थोड़ी डोज तो ज़्यादा लगती है, थोड़ा पैसा तो आपका ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन उससे फायदा क्या है कि आपकी धान की फसल में तो जिंक की कमी नहीं दिखेगी, वो तो पूरी हो जाएगी, आपको किसी तरह की जिंक की कमी नहीं होगी। लेकिन उसका आगे जो आप फसल लगाओगे, दूसरी फसल लगाओगे, तो उसमें भी उस जिंक की मात्रा की कमी नहीं होगी, उसको भी वो पूरा कर देती है। लगभग 1 से 1.5 साल तक एक बार मिट्टी में जिंक डालने के बाद पौधे को आसानी से पूरी मिलती है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में पौधे को जिंक की ज़रूरत होती है। तो मिट्टी में डालने से और भी लंबे समय तक रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर आप स्प्रे करते हो तो स्प्रे हो सकता है कि आपके अपने धान की फसल में एक बार भी करना पड़ सकता है और 3 बार भी या 4 बार भी करना पड़ सकता है। वो सिचुएशन है कि आपके खेत में मिट्टी में जिंक की मात्रा कैसी है या नहीं है, नहीं है तो आपको हो सकता है कई बार स्प्रे करना पड़े। तो एक तरफ जो आपको जिंक का पैसा डोज का तो कम लगेगा, लेकिन स्प्रे आदि में खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आपको जिंक को अपने खेत में डाल करके ही पूरा करो। अब देखिए, जो 33% मोनो जिंक आती है उसकी मात्रा आपको 5 से 6 किलोग्राम 1 एकड़ में डाल देना, लेकिन जो 21% आती है उसकी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा डालनी है, क्योंकि परसेंटेज का जो अंतर होता है इसलिए मात्रा भी आपको ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो आपको निर्भर करता है कि आप कौन सी जिंक डालना चाहते हो। अगर 33% वाली डालते हो तो जिंक के साथ साथ इसमें सल्फर भी होती है, तो और भी अच्छे से पौधे को हरा करने में और भी जल्दी पौधे में जो है इन तत्वों को पूरा करने में हेल्प मिलती है। और दूसरे जो सल्फर होती है वो फफूंद जनित रोगों से भी बचाती है और पौधे में पर्णहरिम यानी हरापन और भोजन बनाने में काफ़ी अधिक हेल्प भी करती है। और अगर आप इसका स्प्रे करते हो तो स्प्रे करने में आपको कई बार स्प्रे करना पड़ सकता है और स्प्रे में रिजल्ट तो जल्दी आएगा, लेकिन आप यदि सही टाइम पर डालते हो तो रिजल्ट से आपको मतलब नहीं है। आपने सही टाइम पर डाल दिया तो आखिरी तक वो काफ़ी लंबे टाइम तक वो काम करती रहेगी, लेकिन कमी के लक्षण हैं तब तो आप स्प्रे करके ही जल्दी रिजल्ट चाहते हो, तो कमी होने ही मत दो। तो आपको पौधे में किसी तरह की समस्या नहीं दिखाई पड़ेगी और आपके धान में जो खैरा रोग लगता है वो लगने से बच जाएगा और फसल खराब होने से बच जाएगी। क्योंकि कभी कभी इस कंडीशन में जिंक लग जाती है, इस कदर से जिंक की कमी दिखने पर खैरा रोग लग जाता है कि फसल आपकी बिल्कुल खराब हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस वीडियो से आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी से कुछ लाभ जरूर मिलेगा। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।